कंगना रनावत की इमरजेंसी को लगे 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और आज हम इस फ़िल्म का विश्लेषण करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस फ़िल्म का जो बिज़नेस हुआ, वो वैसा क्यों हुआ, जो वो हुआ है। और हमारे इस विश्लेषण से फ़िल्म के ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ़िल्म 2 हफ्ते के अंदर अपना लाइफ़ टाइम बिज़नेस ऑलमोस्ट पूरा कर चुकी है। जो कि 18 साढ़े 18 करोड़ के लगभग है। 1-2 हफ्ते और जाकर बहुत से बहुत ये 20 करोड़ के लगभग हो जाएगा, थिएट्रिकल कलेक्शन। अब मैंने जानकारों से जानकारी हासिल की है, उनके अनुसार ये जो 20 करोड़ का कलेक्शन होगा, या जो भी कलेक्शन हम देखते हैं मीडिया के अंदर, वो जीएसटी को हटा के होते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर दोनों का उसके अंदर शेयर होता है। यानी कि अगर 20 करोड़ फिल्म ने कमाए हैं, तो उसमें से निर्माता के पास, क्योंकि निर्माता ही वितरक है, 10 करोड़ रुपए पहुंचेंगे और इस फिल्म की लागत 60 करोड़ बताई जा रही है। तो इस प्रकार से 50 करोड़ का डेफिसिट रहेगा थिएट्रिकल एग्जीबिशन के बाद, और जो ओटीटी से और सैटेलाइट से पूरा किया जाएगा। अब वो किस हद तक होगा, कितना होगा, वो हम देखेंगे आगे समय के साथ-साथ। तो इमरजेंसी फ़िल्म को कंगना रनावत जी सोशल मीडिया पर बहुत खुश होकर डिक्लेयर कर रही हैं एज़ अ हिट पिक्चर, कि मेरी पिक्चर ने 2 हफ्ते में साढ़े 18 करोड़ रुपए की कमाई की। परंतु हम सब जानते हैं कि ये एक कामयाब फ़िल्म की फ़िगर नहीं है, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 60 करोड़ है। अगर इसी फ़िल्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 करोड़ होती, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये एक बहुत ही कामयाब फ़िल्म होती, क्योंकि 10 करोड़ की लागत की फ़िल्म होती और 20 करोड़ की कमाई होती, तो प्रोड्यूसर का शेयर 10 करोड़ होके ब्रेक इवन हो गया होता और इसके ऊपर ओटीटी और सैटेलाइट से जो भी आ रहा होता, वो प्रॉफ़िट होता। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस फ़िल्म का ये परिणाम क्यों निकल के आया, और साथ ही साथ हम सिनेमा को भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी आगे बढ़ाएंगे। और उस पर आते हैं हम कथा के ऊपर। फिल्म के अंदर एक कथा होती है, डॉक्यूमेंट्रियों को छोड़ दें तो जो फिल्में थिएटर में लगती हैं, थिएट्रिकल फिल्म्स जो होती हैं, वो कोई स्टोरी को नैरेट कर रही होती हैं। और ये जो कथा होती है, इसका एक नायक या नायिका होती है और उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है नायक या नायिका का। और वो फिल्म के अंदर ये खास बात है कि आपको कथा जो है वो नायक या नायिका के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनानी होती है। मीडिया के अंदर, प्रेस के अंदर क्या होता है कि कोई भी स्टोरी होती है, कोई भी घटना होती है, उसको पत्रकार को दिखाना होता है बहुत ऑब्जेक्टिवली, उसमें दोनों पक्षों को बराबर की इम्पोर्टेंस देनी होती है। लेकिन सिनेमा में आपको एक पक्ष का पक्षधर बनना होता है और उस पक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कहानी को नरेट करना होता है। तो इमरजेंसी की कहानी है इंदिरा गांधी जी की, और उस रोल को भी कंगना जी इनेक्ट कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं। लेकिन वो निर्देशक भी हैं, निर्माता भी हैं, और वो जो प्रमुख पात्र है उसको भी अभिनीत कर रही हैं। तो फिल्म का इंदिरा गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से
नरेशन अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि कंगना रनावत जी का नायिका के तौर पे और इंदिरा गांधी जी के पात्र का इस कथा के केंद्रीय पात्र होने के नाते जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो उसी पात्र का होगा। और फिल्म की शुरुआत ऐसे ही होती है। और फिल्म इंदिरा जी के कैरेक्टर को बहुत ही मनोवैज्ञानिक तौर पे समझाने का, शेयर करने का ऑडियंस के साथ बहुत ही सिंसियर प्रयास करती है और कामयाब भी होती है। और जो शुरू का 1 घंटे का पोर्शन है बांग्लादेश की लड़ाई तक का, वहां तक आते आते हमें इस पात्र के साथ में, क्योंकि वो केंद्रीय पात्र है, नायिका है, किसी भी हिट पिक्चर का ये एक फंडामेंटल नियम है, ये एक नियम है कि द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑडियंस should be aligned with the point of view of the protagonist। यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट हैं इंदिरा गांधी जी, और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू का अलाइन किया जाना बहुत ही आवश्यक है फिल्म को कामयाब करने के लिए। और आधे रास्ते तक फिल्म ये करने में कामयाब भी हो जाती है। फिल्म पूरी तरीके से इंदिरा गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही होती है, उनके बचपने से, उनके अपने पिता से विद्रोह, अपने पति से विद्रोह, और एक पात्र होने के नाते और एक नारी पात्र होने के नाते कि एक नारी किस प्रकार एक पुरुष प्रधान समाज के अंदर सब उसको डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं, परिवार के अंदर भी, बाहर भी, राजनीति में भी। ये बहुत कन्विंसिंगली दिखाया गया है। और वो बांग्लादेश के युद्ध को जीतती हैं, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत करेज के साथ। तो वो पूरी तरीके से जो ऑडियंस है वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अलाइंड हो जाता है और एक हिट पिक्चर की बुनियाद रखी जा चुकी है। परंतु आगे जाके क्या होता है कि चूंकि कंगना रनावत जी अभी बीजेपी में आ चुकी हैं और बीजेपी की जितनी भी वर्तमान राजनीति है वो पूरी की पूरी इंदिरा विरोध के ऊपर आधारित है, तो एक प्रेशर आ जाता है कंगना जी के ऊपर एज ए डायरेक्टर। और यहाँ से जब इमरजेंसी की दास्तान चालू होती है कि इंदिरा जी को एक वैम्प के तौर पे, एक नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पे उनको प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन यहाँ से पहले तक जो फिल्म चल चुकी है उसके अंदर दर्शक पूरी तरीके से इंदिरा जी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में अलाइन हो चुका है। अलाइन होने का मतलब यह होता है कि आइडेंटिफाई करने लगा है दर्शक स्वयं को। पर्दे के अंदर जब वो फिल्म देख रहा है तो इंदिरा जी के किरदार में वो स्वयं को देख रहा है। ये किसी भी फिल्म की कामयाबी के लिए, हिंदी फिल्म की कामयाबी के लिए, बॉलीवुड फिल्म की कामयाबी के लिए एक बहुत ही अनिवार्य नियम है। हॉलीवुड का दर्शक फिल्म को ऑब्जेक्टिवली देखता है, एक स्टोरी को ऑब्जेक्टिवली देखता है, और इसलिए हॉलीवुड की फिल्में थोड़ी ऑब्जेक्टिव होती हैं हिंदी फिल्मों के मुकाबले। उनका ट्रीटमेंट हिंदी फिल्मों से अलग होता है और हमें उनके जैसा होने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। हिंदी फिल्म के अंदर क्या है कि हिंदी फिल्म का जो दर्शक है वो अपने आप को पूरी तरीके से नायक के साथ में आइडेंटिफाई करता है। पर्दे पे जो घटनाएं घट रही होती हैं उसको ऐसा नहीं लगता कि ये उस पात्र के साथ घट रही हैं, उसको ऐसा लग रहा होता है ये घटनाएं मेरे साथ ही घट रहे हैं।
तो आधी फिल्म तक तो आप इंदिरा जी को एक महानायिका के तौर पे लेके जा रहे हैं, और फिर आपकी वर्तमान राजनीतिक मजबूरियां आपको फोर्स कर रही हैं कि इंदिरा गांधी जी को एक वैम्प के तौर पे पेंट करने के, और एकदम से वही के वही किरदार जो इतनी दृढ़ता के साथ देश को 1962 की लड़ाई का प्रतिशोध लेके देती है, वही की वही महानायिका इतने कम समय में एक खलनायिका के रूप में प्रोजेक्ट होती है। या तो फिल्म पूरी तरीके से इंदिरा जी के विरोध में होती और उनको शुरू से ही खलनायिका के रूप में प्रोजेक्ट कर रही होती, जो कि एक बहुत ही बड़ा व्यावसायिक जोखिम होता कि कभी भी आज तक किसी भी खलनायक या खलनायिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई फिल्म बॉलीवुड हिंदी सिनेमा में कभी भी हिट नहीं हुई है। ये बॉलीवुड के जो बहुत ही एक, और बॉलीवुड के जो रूल्स हैं वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के रूल्स हैं, क्योंकि बॉलीवुड पूरी तरीके से नाट्य शास्त्र पर आधारित है, रस सिद्धांत पे आधारित है। बॉलीवुड की जड़ें पूरी तरीके से भारत के अतीत के अंदर हैं, सुदूर अतीत में हैं, और यहाँ पर नायक को नायक और खलनायक को खलनायक दिखाया जाता है, और यहाँ पर जाकर कंगना रनावत की फिल्म ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़खड़ा जाती है, जो कि उसका जो कलेक्शन आया है 20 करोड़ का थिएट्रिकल, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि फिल्म का नाम है इमरजेंसी, और कंगना रनावत हैं इस वक्त बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और काफी सारी इस प्रकार की फिल्में बन रही हैं जिसमें कांग्रेस विरोध दिखाया जा रहा है, या अतीत का जो भी स्टेटस को था उसके विरोध में, उससे विद्रोह में खड़ी हुई हैं फिल्में, और कामयाब भी हो रही हैं। तो ऑडियंस को इसी प्रकार की किसी फिल्म की अपेक्षा थी। ये फिल्म सितंबर में स्लेटेड हुई थी, 5 सितंबर को, और पोस्टपोन हुई, क्योंकि जब ये फिल्म देखी होगी सेंसर ने, और जब ये रिपोर्ट गई होगी स्टैब्लिशमेंट के पास में कि ये तो दर्शक को प्रो कांग्रेस पिक्चर लग सकती है, क्योंकि इसकी नायिका इंदिरा जी हैं, और इंदिरा जी अगर नायिका के तौर पे एक फिल्म प्रोजेक्ट करती है तो उससे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा लाभ तो कांग्रेस को ही होएगा। तो इसके लिए इसकी रिलीज पोस्टपोन हुई, डेफर हुई, और जो कहा गया कि परिवर्तन करने को कहा गया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन सबका सार तत्व तो यही है कि ये फिल्म न तो पूर्णतः एक राजनीतिक फिल्म है और न पूर्णतः एक बायोपिक है। अगर कंगना रनावत पॉलिटिक्स में नहीं होती और बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होती, और उन्होंने पूरी तरीके से पात्र के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म को आगे बढ़ाया होता, तो फिल्म जरूर कामयाब हुई होती। अगर ये फिल्म पूरी तरीके से इंदिरा गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी होती, और इंदिरा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं, मेरी बातें लोगों को अटपटी लग सकती हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सन 71 दिसंबर 16 को इंदिरा गांधी जी ने एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। भारतीय सेना ने इंदिरा जी की नेतृत्व में, इंदिरा जी के प्रेरणा से एक अटैक किया। पाकिस्तान का जो ईस्ट पाकिस्तान था वो पूरा का पूरा कॉन्कर किया,
और उसको एक नया नाम दिया बांग्लादेश और उसको मुजीबुर रहमान के हवाले कर दिया, जबकि भारत उस टाइम पे जरा सी भी सुपर पावर नहीं था। आज भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाता है तो अमेरिका का प्रधानमंत्री उसकी जप्पी लेता है, हम देखते हैं। और इमरजेंसी पिक्चर में दिखाया गया है कि इंदिरा गांधी जी का कितना उसको वेट करवा रहा है अमेरिका का प्रेसिडेंट, जो कि एक हकीकत है। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री की यही औकात थी, लेकिन ये औकात होते हुए भी उस पात्र ने, इंदिरा जी ने जिस दृढ़ता के साथ में एक युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की और 1962 के कलंक को पूरी तरीके से हमारे माथे से हटा दिया, उस महानायिका को कम से कम 3-4 साल का अवसर मिलना चाहिए था। सन 71 में चुनाव हुए थे, अगले चुनाव सन 76 में होने वाले थे। ये जानी हुई बात है कि युद्ध फ्री में नहीं लड़ा जाता, युद्ध लड़ने के खर्चे होते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत में आ गए थे, उनका खर्चा था, युद्ध का खर्चा था। अगर महंगाई थी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट था, अगर अर्थव्यवस्था में कुछ भी प्रॉब्लम आई थी, तो विपक्ष को, सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि भाई हमने एक युद्ध लड़ा है। भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने स्टडी किया है इमरजेंसी को पूरी तरीके से। जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण वो व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी प्रभा और कमला नेहरू बहुत ही घनिष्ठ सहेलियां थी। और कंगना रनावत ने फिल्म में दिखाया है कि हाउ लोनली वाज इंदिरा गांधी इन हर चाइल्डहुड, तो उसकी मौसी की जैसे थी। जयप्रकाश नारायण उनके मौसा के जैसे हैं, तभी वो फिल्म में भी उनको गुड़िया कह के बुलाते हैं। दर्शकों की समझ में नहीं आता क्यों बुला रहे हैं, लेकिन यथार्थ ये है कि इंदिरा को जयप्रकाश नारायण ने अपनी गोदी में खिलाया था बच्ची की तरह, और उसी का तुम विरोध करने पे लगे हुए हो। सन 71 खत्म हो गया, 72, 73, 74, सन 74 आते आते आपकी संपूर्ण क्रांति। यार गिव हर सम ब्रेक, शी हैज फॉट अ वॉर एंड शी इज डिटरमिन्ड, नेवर बिफोर सच अ प्राइम मिनिस्टर। आपने इतना उपद्रव मचा दिया, जॉर्ज फर्नांडिस रेलों को रोक रहे हैं, बसों को रोक रहे हैं, पूरे मतलब एक अराजकता लाई जा रही है। और मुझे ये समझ में आया कि आज राहुल गांधी जो कुछ भी करने का प्रयास कर रहे हैं, वो वहीं से सीख कर रहे हैं, उसको देख के कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जब जब इंदिरा जी पावर में थी और बिल्कुल करेक्ट थी, तब उनको इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, तरह तरह के आंदोलन करके। अबे आपको कोई भी प्रॉब्लम थी इंदिरा गांधी जी से, सन 76 में चुनाव होने वाले थे, आप जाके चुनाव लड़ लेते, इंदिरा जी को हरा देते। देश की ये हालत करने की क्या जरूरत थी संपूर्ण क्रांति के नाम पे। और संपूर्ण क्रांति के नाम पे जो क्रांति की आग लगाई जयप्रकाश नारायण ने सन 74 में, वो आज तक नहीं पूरी हुई। जबकि जबकि बिहार के ऊपर जिन लोगों ने राज किया वो जयप्रकाश नारायण के ही शिष्य हैं, लालू प्रसाद यादव और दूसरे जो हमारे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये दोनों के दोनों जयप्रकाश नारायण के ही शिष्य हैं। संपूर्ण क्रांति तो नहीं आई। इस संपूर्ण क्रांति के नाम पे आपने एक, भारत को इतनी बेहतरीन प्रधानमंत्री मिल रही थी, उसकी आपने कहो कि जनता आती है, अरे कहो कि तुम आना चाह रहे हो। और जयप्रकाश नारायण जी ने तो राजनीति से संन्यास ले लिया था, उनको क्या जरूरत पड़ गई थी वापिस से आने की। और सन 77 में इंदिरा गांधी जी का डेबाकल होते वो भी उड़ गए। ये पूरे का पूरा इंदिरा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाना चाहिए था। मुझे लगता है इंदिरा जी के साथ बहुत नाइंसाफी हुई थी उस टाइम पे। वो दिखाया गया है कि अटल जी आए थे, अटल जी के पास वो गई थी, बांग्लादेश युद्ध के पहले अटल जी ने उनको सपोर्ट दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद में जो कुछ भी विपक्ष ने किया, वो इतनी बड़ी महानायिका के साथ किया जाना ठीक नहीं था। और फिल्म में भी पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो संजय गांधी के ऊपर डाला जा रहा है, और ये हो रहा है वो हो रहा है, वो सब मतलब द फिल्म इज नाइदर हियर नॉर देयर व्हेन
Kangana ji had gone so deeply into the psychology of Indira Gandhi as a character. तो चाहे पॉलिटिकली जिस पार्टी को वो बिलोंग करती हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंदिरा जी का जो बिहेवियर था वो गलत था, लेकिन आप किसी भी पात्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कोई भी पात्र अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गलत काम नहीं कर रहा होता। तो जब कंगना जी फिल्म को शुरू कर चुकी थी इंदिरा गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब उन्हें अंत तक, और जब वो दोबारा चुनकर आती हैं और फिर वो हमारा दिल जीतती हैं और फिर उनकी हत्या होती है और उससे हमारा दिल उनके लिए रोता है कि देखो ये शहीद हो गई देश के लिए। तो ऐसे पात्र के लिए ना बीच में आपने एक रखा हुआ है पोर्शन जिसमें वही का वही हीरोइक पात्र है, उसको आप दिखा रहे हो एज अ वैम्प, एज अ नेगेटिव कैरेक्टर बिकॉज ऑफ योर present political compulsions. That is disturbing the film, and that is responsible for the fate of the film. This is how it appears to me. आप लोगों ने भी बहुत सोने ये फिल्म देख ली होगी, तो आपको अगर मेरी बात सही लगे, गलत लगे या कोई विचार आपके मन में उत्पन्न होए जिससे हम सबका लाभ होए, तो कृपया कमेंट्स में ज़रूर उसको लिखिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमने ये समालोचना की है फ़िल्म की, ये केवल हमने फ़िल्म के स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से की है। फ़िल्म के बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, उसके अंदर सिनेमेटोग्राफी है, प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग है, ऑडियोग्राफी है, पोस्ट प्रोडक्शन है। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ तो हमने लिए ही नहीं, आज हमने जो शुरू किया है ये अपनी जानकारी को बढ़ाना कि सिनेमा के अंदर कहानी कहने की शक्ति है। सिनेमा एक कहानी कहने का चौथा माध्यम है। ये जितना भी समाज है, जितनी सभ्यता है, जितना भी संस्कृति है, ये सब कहानियों से भरी हुई है। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, कुरान, हदीस, महाभारत, रामायण, ये सब पुराण कहानियों से भरे हुए हैं। कहानियां ही कहानियां घूम रही हैं, समाचार पत्र कहानियों से भरे हुए हैं, न्यूज़ चैनल्स कहानियों से भरे हुए हैं। कहानियां ही कहानियां हमारे चारों तरफ घूम रही हैं। कहानी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और कहानी कहने का जो पहला माध्यम पैदा हुआ वो था ओरल नरेशन। जब हम आमने सामने बैठकर एक व्यक्ति दूसरे एक व्यक्ति को कहानी सुनाता है, कथावाचक, जैसे आजकल पंडित कथावाचक होते हैं और कथा का वाचन करते हैं। दूसरा कहानी सुनाने का माध्यम जो समाज को मिला, मानव जाति को मिला, वो था साहित्य, कि आप भाषा में कहानी को लिखें और पढ़ने वाले उसको एक शॉर्ट स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी या नॉवल के रूप में उस कहानी को ग्रहण करें, उस कहानी का आनंद लें। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आई कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप कहानी का आनंद नहीं ले सकते। तो एक तीसरा माध्यम आया, नाटक, जहाँ पे कहानी कही जाती है और जैसे आप रामलीला देख रहे हैं तो आप पढ़ नहीं सकते रामचरितमानस, लेकिन रामचरितमानस के जो दोहे हैं, जो पद्य हैं, वो नाटक में पात्रों के माध्यम से, बैकग्राउंड के माध्यम से वो चल रहे हैं और आप नाटक के माध्यम से उसको उसका आनंद ले रहे हो, उसको आत्मसात कर रहे हो। तो ऐसे 3 तरीके कहानी कहने के समाज के पास, मानवता के पास 1895 तक थे। 1895 में एक नया माध्यम पैदा हुआ, सिनेमा, और आज का वो सबसे शक्तिशाली माध्यम है कहानी कहने का। इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।